नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th ज्योग्राफी जल संसाधन चैप्टर के बारे में जानकारी दूंगा कि जल संसाधन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हमारे काम में आते हैं। हमारे काम में आने वाले चीज़ों को ही संसाधन कहते हैं। जो हमारे काम में नहीं आ रहे हैं तो हम उसे संसाधन की परिभाषा में नहीं रखते हैं। यानी संसाधन वह है जो हमारे काम में आता है। यह अध्याय में जल संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जल संसाधन उसे कहते हैं जो जल हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हमारे काम में आता है, हमारे दैनिक जीवन के काम में आते हैं, हमारे जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारे काम में आते हैं। यह जीव जंतु के लिए काम में आते हैं, वनस्पतियों के लिए काम में आते हैं। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल संसाधन को हम संसाधन कहते हैं। अर्थात हमारे काम में आने वाले चीज़ों को संसाधन कहते हैं। हमारे काम में आने वाले जो चीज़ नहीं है वो संसाधन नहीं है, बल्कि संसाधन नहीं है। कभी वो संसाधन हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम में जब आने लगेंगे तो वो संसाधन है। हमारे काम में जब नहीं आ रहे हैं तो उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पूरा दुनिया में 75% जलीय भाग है, यानी जल है, और 25% जो है वह स्थल है। इसलिए पूरा दुनिया को जब हम अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो यह नीला दिखाई पड़ता है। अर्थात पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। अर्थात 75% जल ही जल है और 25% स्थल है। इसलिए स्थल भाग को कम दिखाई पड़ता है, जलीय भाग को अधिक दिखाई पड़ने के कारण से पृथ्वी को नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और 75% जलों में भी बहुत ऐसे कम जल है, बहुत ही कम जल है जो पीने योग्य है। 75% जलों में कुछ जल खारा है, कुछ जल प्रदूषित है, यानी बहुत ही कम जल है जो पीने के लायक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल का कमी महसूस हो रहा है, जल कम है। अब हम देखते हैं जल दुर्लभता क्या है। जब हमारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जल नहीं कर सकती है तो तभी हम कह सकते हैं कि जल दुर्लभता है। अर्थात जल की कमी को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। जब हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितनी जल की आवश्यकताएं हैं उतनी जल हमें जब नहीं प्राप्त होता है तो तब हम उसे जल दुर्लभता कहते हैं। दुर्लभता का अर्थ ही होता है कमी, बहुत मुश्किल से प्राप्त होना। अब देखते हैं कि जल दुर्लभता का कारण क्या है। तो जल दुर्लभता का पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा कारण है उत्पादन में वृद्धि, तीसरा कारण है मौसम में भिन्नता, चौथा कारण है औद्योगिकरण, पांचवा कारण है जल की गुणवत्ता में कमी, और छठा कारण है वर्षा जल धरती के नीचे नहीं पहुंचना। अर्थात कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जल की जो आवश्यकताएं हैं वो जल की मांग बढ़ जाती है,
जल की आवश्यकताएं बढ़ जाती है, इसलिए हमें जल का अभाव दिखाई पड़ता है, जल का कमी महसूस होता है। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में जब वृद्धि होता है तो अर्थात किसान जब अपना खेत में फसलों में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं वैसे वैसे जल की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। जब जल की आवश्यकताएं उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है तो जल की मात्रा कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि जल दुर्लभता हो गया है। तीसरा, मौसम में भिन्नता। कभी कभी मौसम ऐसा है कि किसी एक क्षेत्र में, किसी एक भाग में वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है, यानी मौसम में भिन्नता रहने के कारण भी जल का कमी महसूस होता है। औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का अर्थ होता है कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ते गया, कारखाना बढ़ते गया और कारखाना बढ़ने से कारखानों में जल की मांग बढ़ती गई और उद्योग कारखाना में जब जल की आवश्यकता अधिक होने लगा तो जल की मात्रा कम होने लगा। दूसरा है कि औद्योगिकरण के कारण से, उद्योग में वृद्धि होने के कारण से उद्योगों में जल की मांग बढ़ गया और उद्योगों से जो कचरा निकलता है वो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण से जल दूषित हो जाता है, वह पीने के लायक जल नहीं रहता है। इस तरह से भी जल दुर्लभता हमें दिखाई पड़ती है। जल की गुणवत्ता में कमी। उद्योग से निकला हुआ जो कचरा है, उद्योग से निकला हुआ गंदगी है, शहर से निकली हुई गंदगी है, रासायनिक खाद के द्वारा से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सब जल में प्रवाहित हो जाने के कारण से, जल में मिल जाने के कारण से जल दूषित हो जाता है, जल की क्वालिटी घट जाती है, जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, वह जल पीने के लायक नहीं होता है। तो इस तरह से भी हमें जल दुर्लभता दिखाई देती है। छठा कारण है कि वर्षा जल। जब वर्षा होती है तो तब वर्षा का जल बहती हुई नदी और नदी से बहती हुई समुद्र में चली जाती है। अर्थात अभी वर्तमान के समय में जितने सारे वर्षा का जल है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जितने सारे नालियां बनाई जाती है वे सारे नालियां कंक्रीट से बनाया जाता है, वे सारी पक्की नली होती है और पक्की नली से पानी प्रभावित होकर सीधे नदी पर चले जाते हैं। वह वर्षा का जल धरती के नीचे जा नहीं पाते हैं, अवशोषित नहीं हो पाते हैं। सड़क पक्की, आंगन पक्की, नाला पक्की, सब पक्की हो जाते हैं, पक्का का हो जाता है, कंक्रीट का बना होता है, जिसके कारण से वह अवशोषित नहीं हो पाता है, धरती के नीचे पानी जा नहीं पाते हैं। इस कारण से भी हमें जल की दुर्लभता दिखाई पड़ती है। अगला देखते हैं दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय का अर्थ ही होता है, बहु का अर्थ होता है अनेक, उद्देश्य का अर्थ होता है हमारे इच्छा, आवश्यकताएं। हम जो चाह रहे हैं, हमारा जो काम है वह सिर्फ एक काम के लिए नहीं, हम बहुत काम के लिए, एक ही योजना से, एक ही परियोजना से हम बहुत सारे अपना उद्देश्य का जब हम पूर्ति करते हैं तो उससे ही हम बहुउद्देशीय
परियोजना कहते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना से हमें लाभ क्या है? यानी बहुउद्देशीय परियोजना जैसे बांध, बहती हुई नदी को जब हम बांध से उसको रोक देते हैं, बांध के माध्यम से उसे बहते हुए नदी को जब रोक देते हैं, बांध दे देते हैं, तो वह पानी रुक जाती है। तो इससे हमें लाभ क्या है? यानी बहुउद्देशीय परियोजना यानी बांध से हमें क्या लाभ है? तो सबसे पहला लाभ है बिजली का उत्पादन, दूसरा बाढ़ का नियंत्रण, तीसरा सिंचाई, चौथा आवागमन का सुविधा, पांचवा है मत्स्य पालन, छठा है पर्यटक स्थल। कहने का यही अर्थ है कि बहुउद्देशीय जो परियोजना है उससे हमें क्या क्या लाभ है। अब बहुउद्देशीय जो परियोजना है, इससे पहले हम देखें कि बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ तो होता है, इससे हानि क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, इससे हानि भी है। पहला, जान माल की क्षति हो जाती है। दूसरा, जलीय जीव पर प्रभाव पड़ जाता है। तीसरा, वनों की कटाई हो जाती है। चौथा, प्रदूषण हो जाता है। पांचवा, फसली भूमि की कमी हो जाती है। अर्थात बहुउद्देशीय नदी, घाटी या बहुउद्देशीय परियोजना यानी बांध से हमें पहला लाभ होता है कि बिजली का उत्पादन। जब हम नदी को, बहती हुई नदी को जब हम एक बांध के माध्यम से जब घेर लेते हैं, रोक देते हैं, तो वह पानी से क्या होता है कि वो पतली नली से वह पानी को निकाला जाता है, और जिसके कारण से वह टरबाइन के ऊपर में छोड़ा जाता है, गिराया जाता है। जब टरबाइन घूमती है तो उससे बिजली उत्पादन होता है। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना से पहला लाभ है बिजली का उत्पादन। दूसरा है बाढ़ नियंत्रण। इससे बहुउद्देशीय परियोजना से बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। बाढ़ को हम अपना इच्छा अनुसार उसको हम रोक सकते हैं। इच्छा अनुसार बाढ़ का पानी को हम रोक सकते हैं, बाढ़ का पानी को हम प्रभावित कर सकते हैं। हम अपना इच्छा अनुसार बाढ़ का जो जल है, हम दिशा परिवर्तित करके हम दूसरे दिशा में हम पानी को भेज सकते हैं, और उस क्षेत्र को हम बाढ़ से नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा है सिंचाई। तो सिंचाई से फसलों का उत्पादन बढ़ता है, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा हो जाती है, और सिंचाई के कारण से हमारा फसलों में उत्पादन बढ़ जाता है। चौथा कारण है आवागमन की सुविधा। जब बहती हुई नदी पर जब बांध बन जाती है, तो तब इस छोर से लेके उस छोर तक जाने के लिए हमको एक ब्रिज बन जाता है, और ब्रिज के माध्यम से हम एक एरिया से दूसरे एरिया, यानी एक जगह से दूसरे जगह का जो गांव है, शहर है, उसे हम कम समय में हम पहुंच सकते हैं, और हमारा इनकम, धंधा पानी जो है ये हमको आसान हो जाता है। इसमें हमारा रोजगार में वृद्धि हो जाता है। पांचवा है मत्स्य पालन। जब यहाँ बांध बन गया, तो बांध बन जाने के कारण से पानी का वहाँ स्टॉक हो गया, पानी रुक गया, उधर जलाशय का निर्माण हो गया, जिसके कारण से वहाँ मछली का पालन भी सुविधा हो गया, मछली पालन भी वहाँ होने लगा। छठा है पर्यटक स्थल।
अब क्या हो गया दोस्तों कि जब यहाँ बांध बन गया तो वो जो जगह है, वो जो स्थान है, वह देखने के लायक बना, एक सुंदर, एक मनोरंजन, एक स्थल बन गया, एक मनोरंजन, एक दृश्य बन गया, जिसके कारण से वहाँ होता है क्या कि दूर दूर से लोग वहाँ दर्शन के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए वो स्थान पर आते हैं। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि उद्देश्य एक ही था कि बिजली उत्पादन करना, लेकिन बिजली उत्पादन करने के साथ साथ और भी कई एक लाभ यहाँ हमें हो गया, इसलिए ऐसे परियोजना को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि हानि, तो यहाँ लाभ के साथ साथ हानि भी है। तो पहला हानि है जान माल की क्षति। आप मान लीजिए कि इस क्षेत्र में एक बांध बन जाने के कारण से इस एरिया में, बांध के उस छोर पर जब पानी जमाव होने लगा, जब पानी स्टॉक होने लगा, तो उधर का जो क्षेत्र है, जल जमाव अधिक हो जाने के कारण से वहाँ एक बाढ़ की स्थिति आ गया। तो बहुत सारे जो जमीन था, बहुत सारे जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र डूब गया पानी से, जिसके कारण से वहाँ जान माल की क्षति होने लगा। जब ये बांध नहीं था तो पानी अपने आप वो बह के चली जाती थी, बाढ़ का स्थिति यहाँ नहीं होता था। जब बाढ़ यहाँ बांध बन गया तो यहाँ बाढ़ का स्थिति पैदा हो गया। तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाने से वहाँ जान माल की क्षति होने लग गया। वहाँ जो फसल का जो भूमि था, जहाँ फसल उत्पादन होता था, खेत था, वह खेत डूब जाता है। तो डूब जाने के कारण से वहाँ फसल में कमी आ गई, फसल नहीं होने लगा। लोग वहाँ उस क्षेत्र को छोड़ के कोई दूसरे क्षेत्र को भागने के लिए मजबूर हो गए। दूसरा, जलीय जीवन पर प्रभाव। अब जलीय जीवन पर प्रभाव, अब यहाँ बांध बना देने के कारण से, यहाँ परियोजना बन जाने के कारण से यहाँ कई एक दिशा में पानी को छोड़ा गया, कई एक दिशा में पानी को एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया, नहर के माध्यम से पानी को दूर दूर तक फैला दिया गया। इस कारण से जल में रहने वाले जो जीव था, यह जीव बिखर गया, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। इस प्रकार का जलीय जीव पर यह प्रभाव पड़ गया। अगला देखते हैं दोस्तों कि वनों की कटाई। जब यहाँ परियोजना होने लगा, तो जब यहाँ परियोजना होने लगा तो यहाँ परियोजना होने के पहले जितना सारा इस क्षेत्र में जो जंगल था, वन था, फॉरेस्ट था, उसको काट के साफ कर दिया गया। साफ करने के बाद यह परियोजना बनाया गया। तो इस जंगल में रहने वाले जो आदिवासी जो लोग थे, यह आदिवासी लोग बेघर हो गए, क्योंकि आदिवासी का रहने का जो जगह है वह जंगल है, और जंगल को जब काट के साफ कर दिया गया तो वह जंगल में रहने वाले जो आदिवासी था, वो ये सारे आदिवासी बेघर हो गए। अगला देखते हैं दोस्तों कि प्रदूषण। जब यहाँ बांध बन गया तो बांध बन जाने के कारण से यहाँ उस क्षेत्र का जो इधर का एरिया जो था, कि इधर का एरिया पूरा उधर खाली हो गया, उधर पानी का अभाव होने लगा, और इधर का एरिया जो था, इधर का एरिया जल से डूब गया। जब जल से डूब गया तो कितना तरह का वनस्पति डूब गया, सड़ गया, और सड़ जाने के कारण से वहाँ प्रदूषण की स्थिति पैदा हो गई। अगला देखते हैं दोस्तों कि फसली भूमि का कमी। जब नदी बह रही थी तो अपने आप पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती थी, बह के चली जाती थी। जब यह बांध बन गया तो अब वहाँ क्या हुआ, इच्छा अनुसार से पानी वहाँ छोड़ा जाता है, पानी को स्टॉक करके रखा जाता है,
वहाँ तो यहाँ पानी का जब स्टॉक किया जाता है तो इस एरिया का जितना सारा जो ज़मीन है जहाँ फसल होता था वो फसल अब नहीं होने लगा, क्योंकि वह ज़मीन वह डूबा रहता है और डूबा रहने के कारण से वहाँ फसल के भूमि में कमी आ गई, यानी फसलों में अभाव दिखने लगे, उत्पादन कम होने लगा। अगला देखते हैं दोस्तों, बांधों का विरोध। जब बांध होने लगा तो वहाँ का जो जनता था, जनता के द्वारा से वहाँ विरोध होने लगा कि यहाँ बांध हम नहीं होने देंगे, बांध होने से यहाँ हमें लाभ नहीं बल्कि यहाँ क्षति है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नर्मदा बांध बनाते समय वहाँ का जनता, वहाँ का स्थानीय जनता द्वारा विरोध हुआ। दूसरा, टिहरी बांध में भी जनता द्वारा कठोर विरोध हुआ, और विरोध इसलिए हुआ कि हम जाने से यहाँ का जनताओं का यहाँ दिक्कत होगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यहाँ जनता के लिए यह लाभ नहीं बल्कि ये हानि है, इसलिए वहाँ बांध बनाने से जनता विरोध करता था। अगला देखते हैं दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण। हमारे भारतवर्ष में जो हमारे धरातल जो है, धरातल का जो बनावट है असमान है, कहीं समतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है। तो इस प्रकार का असमान धरातल वितरण के कारण, भूमि की बनावट के कारण, भूमि की संरचना के कारण मौसम में भिन्नता पाई जाती है, और मौसम में भिन्नता के कारण कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं वर्षा कम होती है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ जल दुर्लभता दिखाई पड़ता है, जल दुर्लभता दिखाई पड़ने के कारण से वहाँ जल की अभाव होती है, और जल का अभाव का सामना करने के लिए लोग तरह तरह का उपाय करते हैं। तो वर्षा जल का संग्रहण इसलिए करते हैं कि उस क्षेत्र में पानी का अभाव है, जल का अभाव है, और जल का अभाव रहने के कारण से वहाँ के लोग वर्षा का जल को संग्रहित करता है, वर्षा का जल को इकट्ठा करता है, वर्षा का जल को जमा करता है, वर्षा का जल से ही अपना आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो इसलिए वर्षा का जल को संग्रहण करने के लिए वह मजबूर हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को, अपना दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वर्षा जल की आवश्यकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की अभाव है, पानी यानी जल दुर्लभता है। तो वर्षा जल को संग्रहण लोग करते कैसे हैं? तो पहला, छत वर्षा जल संग्रहण। छत वर्षा जल संग्रहण तो दोस्तों कि जिस क्षेत्र में जल का अभाव है उस क्षेत्र में लोग अपना जो घर बनाते हैं, घर को जब बनाते हैं तो घर को इस प्रकार से बनाते हैं कि जब वर्षा का जल होगा तो वह छत को क्या करेंगे, वो घेर देते हैं, और वर्षा का जल को वह छत पर अपना रोक लिया जाता है, और रोक के वह वर्षा जल को सीधे पाइप के माध्यम से नीचे एक टफ में, नीचे एक चौबच्चा में उसे स्टोक कर लिया जाता है, और यही वर्षा जल को वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना उपयोग करते हैं। इसलिए वर्षा का जल चूँकि छत में, घर के छत पर अपना रोकता है, घर के छत पर रोक के अपना उपयोग के लायक वह संग्रहित करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं छत वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा का जल छत में संग्रहण करता है।
दूसरा देखते हैं दोस्तों, तालाब बनाकर। तालाब बनाकर यानी लोग तालाब बना दिया, वर्षा का जल जितना हुआ वह तालाब में संग्रहित हुआ और वह तालाब में वर्षा का जल से लोग अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सिंचाई करते हैं और अपना दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। और तालाब बनाकर जब वर्षा जल संग्रहित किया जाता है तो इससे पानी का जो जल स्तर है वह पानी का जल स्तर ऊपर होता है, क्योंकि तालाब में जब पानी संग्रहित होता है तो वह तालाब का नीचे पानी धरती भूमि के नीचे पानी अवशोषित होता है और अवशोषित होने के कारण से वह धरातल के जो जल स्तर है, भौम जल जो है उसका स्तर बढ़ता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, गड्ढा बनाकर। गड्ढा भी तालाब का एक रूप है जो लोग अपना घर के अगल बगल गड्ढा बना देते हैं और गड्ढा बना देने से वर्षा का जल उस गड्ढा में इकट्ठा होता है और उस गड्ढे के जल से अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पुराने जमाने में प्राचीन काल से तालाब बनाना, गड्ढा बनाना ये परंपरा चलते आ रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में इतना वैज्ञानिक तकनीकी का अभाव था, इतना विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण से लोग जल का पूर्ति अपना तालाब से, गड्ढा से करते थे। चौथा देखते हैं दोस्तों, डोभा बनाकर। डोभा तालाब का एक छोटा रूप है जो चौकोर एक रूप होता है, और इस चौकोर में उसको मिट्टी काटकर गड्ढा कर दिया जाता है और वह छोटा छोटा आकार बनाकर यह भूमि पर बना दिया जाता है। और जब मौसम आता है वर्षा का पानी उसमें जमा हो जाता है। वर्षा का पानी जब जमा होता है तो वह डोभा से पानी धरती के नीचे तरफ धीरे धीरे अवशोषित होता है और भौम जल का जल स्तर जो होता है वह ऊपर उठता है। इसलिए लोग डोभा बनाकर भी जल संग्रहण करते हैं। पांचवा देखते हैं दोस्तों, डैम बनाकर। बहुत ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी नली यानी छोटी छोटी नाला, छोटा छोटा नदियाँ जो बह के जब जाती है, यानी छोटे छोटे नदियों से जब पानी बहती है तो छोटे छोटे नदियों से पानी बह के सीधे एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है और वह नदी के पानी सीधे समुद्र में जाके मिल जाती है। इसलिए यह छोटी छोटी नदियों में एक डैम बनाकर, एक बांध बनाकर उस पानी को रोका जाता है। एक लेवल बना दिया जाता है कि इससे अधिक पानी होने से इससे अपने आप पानी उबर के वो चले जाएंगे और इतना ऊंचा पानी वहाँ रुक जाएंगे। इसी प्रकार का एक व्यवस्था होता है जो छोटी छोटी नदियों में बनाई जाती है, उसे डैम कहा जाता है। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों, कच्ची नाली बनाकर। अब कच्चा नाला जब हम बना देते हैं तो वर्षा का जल जब उस कच्चा नाला से जब बहती है तब वह कच्चा नाला से पानी धरती के नीचे की तरफ, धरती के नीचे की ओर वह अवशोषित होता है। यदि वह पक्की नाला रहता तो नीचे पानी अवशोषित नहीं होता, बल्कि कच्ची नाला है इसलिए वह पानी नीचे की ओर अवशोषित होगा और अवशोषित होने से धरातल का भौम जल जो है उसका जल स्तर ऊंचा होगा। इसलिए कच्चा नाला बनाकर भी हम वर्षा जल को संग्रहण कर सकते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों 7वां, वर्षा जल फिल्टर करके उपयोग करना। यानी वर्षा जल जो है वह इतने वैज्ञानिक तकनीक टेक्नोलॉजी का विकास हो गया जो कि वर्षा जल को हम फिल्टर करके अपना उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए वर्षा जल को संग्रहित कर लिया जाए और वर्षा जल को फिल्टर करके अपना उपयोग के लायक बना लिया जाए। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में अभी भी यानी आज भी वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। वहां जल का अभाव है, वहां जल की दुर्लभता है, इसलिए आज भी वहां छत वर्षा जल का उपयोग वहां के लोग करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, बांस ड्रिफ्ट सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिफ्ट सिंचाई प्रणाली क्या है? यानी बांस ड्रिफ्ट सिंचाई यानी बांस को एक पाइप बना दिया जाता है, यानी बांस का पाइप बना दिया जाता है और बांस के पाइप को झरना जहाँ है वहाँ झरने के पास वहाँ सेटिंग कर दिया जाता है। यानी झरना का जो पानी है यानी झरना से जो निकला जो जल है वह जल बांस के पाइप के द्वारा से खेतों में भेज दिया जाता है और वह खेतों में सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए बांस के पाइप के द्वारा से बांस के माध्यम से यानी बांस के पाइप के माध्यम से जब झरना का जल जब खेत तक पहुंचा दिया जाता है तो इसी प्रणाली को इसी व्यवस्था को हम बांस ड्रिफ्ट सिंचाई कहते हैं। यानी बांस के पाइप के माध्यम से खेतों में सिंचाई करना, इसे बांस ड्रिफ्ट सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जल संसाधन क्या है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल प्राकृतिक संसाधन है और हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं, ना कोई कल कारखाना, कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग चल सकते हैं। आज तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।